तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं जी। आपका अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस के बारे में हमको अपेंडिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स क्या होता है। देखें, अपेंडिक्स आपका, आप ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गन होता है, ठीक है। अपेंडिक्स आपका एक ऑर्गन होता है जो कि आपका, आप ये कह सकते हैं कि इसको मोस्टली एज अ वेस्ट मटेरियल को मतलब के स्टोर करने के तौर पर लिया जाता है, जो कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, इसको सिर्फ इतना काम एज लिया जाता है। इसके बाद अपेंडिक्स को एक लेम्फोइड ऑर्गन के तौर पर भी लिया जाता है, एक लेम्फोइड ऑर्गन के तौर पर भी लिया जाता है। सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जो इसके जो मेन काम होते हैं। एक इसका काम होता है स्टोरेज करने का थोड़ा बहुत, और दूसरा क्या होता है, ये एक तरह का लेम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक हो गया। जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अपेंडिक्स की लोकेशन। तो अपेंडिक्स की जो लोकेशन होती है, इसमें से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स की लोकेशन क्या होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल बंदे के अंदर अपेंडिक्स की जो लोकेशन, मतलब कि आपकी जो अपेंडिक्स की लोकेशन होती है वो 3 जगह पर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 3 जगह पर आपकी हो सकती है। तो कौन कौन सी 3 जगह होती हैं, वो ऐसा कौन से 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आपने कहना है आपकी रेट्रोसील, कौन सी होती है आपकी रेट्रोसील, ये आपने एक बात करनी है, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना है कि आपकी कौन सी होती है पोस्ट इलियल, कौन सी होती है आपकी पोस्ट इलियल। नंबर 3 जो आपकी लोकेशन होती है उसको हम कहते हैं पेल्विक। जो लास्ट टाइम आपका एमसीक्यूज आया था वो ये था कि, अब मैं बता दूं एक मिनट, सबसे ज्यादा जो लोकेशन होती है वो होती है रिट्रोसिल, मोस्ट कॉमन लोकेशन ये होती है, जो कि मेरे ख्याल में हमारे मोस्ट कॉमन लोकेशन तकरीबन 75% जो होती है वो परसेंट्स के अंदर जो होती है वो रिट्रोसिल ही होती है। तो आपने कहना मोस्ट कॉमन ये होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जनाब लीस्ट कॉमन, क्या होती है आपकी एक तरह का लीस्ट कॉमन। उसके बाद आती है ये वाली जो है ना आपकी पेल्विक। अगर क्वेश्चन, दो तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं आपको आंसर बता देता हूँ। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह पूछा गया था कि हाँ जी जनाब, सबसे कम जो आपके अपेंडिक्स की लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है। तो आपने कहना है पेल्विक रीजन। कौन सी रीजन होती है आपका, पेल्विक रीजन होता है। जो पेल्विक रीजन होता है वहां पर आपकी जो अपेंडिक्स होती है उसकी लोकेशन सबसे कम होती है, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और लास्ट टाइम ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था कि मोस्ट लीस्ट लोकेशन, ठीक है, यानी कि वो लोकेशन जो सबसे कम होगी तो वो आपने क्या कहना है पेल्विक। इसके साथ एक और आंसर आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा, मोस्ट डेंजरस लोकेशन कौन सी होती है। मोस्ट डेंजरस लोकेशन कौन सी होती है, तो वो भी आपने क्या कहना है कि ये कौन सी होती है आपकी अपेंडिक्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर एक छोटा सा आर्गन होता है। इसका काम क्या होता है, एक तरह के वेस्ट मटेरियल के साथ और लिम्फोइड ऑर्गन्स के तौर पर ये काम करता होता है, ठीक हो गया। ये वर्मी फॉर्म्स की तरह, वर्म्स की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे वर्म्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी जो मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है। आपने कहना है कि जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है वो होती है जनाब आपकी रिट्रोसील, ये भी आपका एक एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब, सबसे कम जो आपके अपेंडिक्स की लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि वो कौन सी होती है आपकी एक तरह की पेल्विक वाली होती है। अगर ये एमसीक्यू हो जाएगा मोस्ट डेंजरस जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये कौन सी होती है आपकी एक तरह का पेल्विक वाली, ये भी होती है। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इमरजेंसी कंडीशन कौन सी होती है, क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन के अंदर ना कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि इनमें से सबसे मोस्ट इमरजेंसी जो कंडीशंस होगी, ठीक हो गया, ये कौन सी है। सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन, मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन, क्वेश्चन इस तरह आता है अक्सर। और उसके बाद पता क्या था, इसका मतलब क्या है, वो ये कहते हैं कि ऐसी ये इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको बहुत जल्दी इसका ऑपरेशन करना चाहिए, मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो है अपेंडिसाइटिस, क्या है आपका अपेंडिसाइटिस, ठीक हो गया। ऑप्शन के अंदर कुछ और भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं ड्यूडिनल अल्सर, वो कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर, वो कह सकते हैं गैस्ट्राइटिस, वो कह सकते हैं क्रोन डिजीज। लेकिन आपने इसका जो आंसर लगाना है वो कौन सा लगाना है आपका, अपेंडिसाइटिस का लगाना है। कभी आपने देखा हो
कि किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस हुई हो और डॉक्टर कहे कि आराम से बैठे रहो, कोई मसला नहीं है, कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी बंदे का फॉर एग्जांपल उसको अपेंडिसाइटिस होती है तो डॉक्टर हमेशा जल्दी में क्या कहता है, भाईजान इसको डॉक्टर्स के पास भेजो और इसका जल्दी जल्दी में क्या करना, हमने ऑपरेट करना है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आता है मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन, तो आपने क्या कहना है, अपेंडिसाइटिस की जो होगी वो मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन होगी। ये अक्सर आपका एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं। हम इस वाले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक हो गया। देखें, इसके जो कॉजेज हैं, इसके होते हैं दो तरह के कॉजेज। मतलब कि इसको अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, और अब हम आगे आते हैं कि कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस। कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस, कि आपके अपेंडिसाइटिस के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। देखें, एक बात का आपको पता होना चाहिए कि आपके अपेंडिसाइटिस के दो तरह के मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं। एक होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, एक कौन से होते हैं, एक तरह के ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, ठीक हो गया। एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। कौन से होते हैं आपके नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। मेरी बात को आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज इसका मतलब क्या है। देखें, फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझें कि ये जनाब इस तरह ये वाला एक इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह का अपेंडिक्स है। इसको आपने समझना है कि ये अपेंडिक्स वाला हिस्सा है। जस्ट आप इस तरह इमेजिन करें कि ये वाला हिस्सा क्या आपका एक तरह का अपेंडिक्स है, ठीक है। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अब मुझे आप लोगों ने बताना, जब यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो ये बताएं कि इसका जो ये वाला जो ल्यूमन होगा वो साइज में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इतना बताएं जी। जो ल्यूमन होगा वो साइज में बढ़ेगा, ल्यूमन जो होगा वो डायलेट हो जाएगा। जब इसका ल्यूमन डायलेट होगा तो आपने ये कहना है कि जो इस तरह ये इस तरह हो जाती है, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगी ल्यूमन डायलेट होगा, जैसे ल्यूमन डायलेट होगा तो अब नेक्स्ट आपने थोड़ा सा गौर करना है कि इसके साथ जो ब्लड वेसल जो सप्लाई दे रही थी अपेंडिक्स को, समझ आ रही है, क्या वो सही तरह अपेंडिक्स को ब्लड की सप्लाई दे सकेगी? ब्लड को सही, ब्लड की जो सप्लाई होगी वो अपेंडिक्स को इम्पेयर्ड हो जाएगी, सही तरह नहीं जा सकेगी, ठीक हो गया। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो सब्सटेंस हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा कि इसके नतीजे में आपने ये कहना है कि ये सबसे पहले ब्लड की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, एक तरह की सही तरह नहीं होगी। और मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी होती है? जो मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो होती है फीकोलिथ। कौन सी होती है आपकी? फीकोलिथ होती है। मतलब कि जो फीसिस होते हैं वो ही एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन पास करवा देते हैं। जो आपके फीसिस होते हैं वो यहाँ पर आए, ठीक होगा। जैसे यहाँ पर फीसिस आते हैं वो यहाँ पर क्या करवा देते हैं, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में जनाब सिंपल सी बात है कि जो यहाँ से ब्लड सप्लाई जा रही होती है इस तरह, अब वो ब्लड सप्लाई सही तरह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये जो अब जो ल्यूमन होता है ये डायलेट हो जाता है, ये खुल जाता है। जब ये ल्यूमन डायलेट होता है तो ये ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल जा रही होती है इसको एक तरह का साइड पर करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो अपेंडिक्स को सही तरह मिलती नहीं। जब ये ब्लड की सप्लाई अपेंडिक्स को सही तरह मिलेगी नहीं, एक क्या होगा, एक तो इसकी इंजरी हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव सब्सटेंस क्या करवा रहा है, एक तरह की इन्फेक्शन काज करवा रहा है, इसकी इन्फ्लामेशन काज करवा रहा है। तो जब आपकी इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। दूसरा बात आपने क्या याद करनी है, देखें फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फीसिस होते हैं उनके अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर हमारे पैथोजेंस होते हैं, ठीक होगा। जो भी फीसिस होती है उनके अंदर क्या होगा, एक तरह के पैथोजेंस होंगे, उनके अंदर क्या होंगे, एक तरह के, मतलब कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फीसिस के अंदर क्या होते हैं, एक तरह के पैथोजेंस होते हैं। आप देखेंगे जो फिकोलिथ कंडीशंस हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को फिकोलिथ की कंडीशंस हो गई, जब ये फिकोलिथ की कंडीशंस होंगी तो यहाँ पर तो पैथोजेंस भी हैं, तो जो यहाँ पर पैथोजेंस हैं वो यहाँ पर ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब कि यहाँ पर फीसिस जो होंगे इसके अंदर क्या होते हैं, आपके एक तरह के पैथोजेंस होते हैं। जब ये पैथोजेंस यहाँ पर हैं तो ये क्या करते हैं, एक तरह के ग्रो करते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो ये पैथोजन क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह की इन्फेक्शन काज करवा देंगे। जब ये इन्फेक्शन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का अपेंडिसाइटिस हो गया। अभी इन्फ्लामेशन हो रही है ना, तो हमने इसको क्या कहना है, एक तरह की अपेंडिसाइटिस हो गया। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको मेन जिन चीजों का पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि दो तरह के कॉज होते हैं मेन। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज और एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो कौन सा होता है, आपका फिकोलिथ होता है। ये आपका पता होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएसएमएलई स्टेप 2 सीके,
जो आपकी यूएसएमएल स्टेप 2 सीखे है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया जो होता है ये जनाब आपका कॉज है। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा यूएसएमएल का टेस्ट दे रहा होगा तो आपने लगाना है कॉज लिम्फोइड कॉज, ठीक हो गया। यानी कि लिम्फ नोड यहाँ पर जो होती हैं वो जनाब बहुत साइज में बढ़ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप टीएमसी का टेस्ट दे रहे हो तो फिर आपने लगाना है फिकोलिस जो है वो है जनाब, फिर आपने ये आंसर लगाना है। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, अगर आप दे रहे हो जनाब कौन सा टेस्ट, आप यूएसएमएल का टेस्ट दे रहे हो तो फिर आपने लिम्फोइड वाला ऑप्शन लगाना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एनएलई का टेस्ट दे रहे हो तो आपने फिकोलिस लगाना है, ठीक है। तो आंसर इस तरह कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चला कि कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हाँ जी जनाब फॉर एग्जांपल ये आपकी अपेंडिक्स है, ये इस तरह आपके जा रही है और ये आगे वाला हिस्सा आप समझे कि ये अपेंडिक्स वाला है, ठीक हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये ल्यूमन जो होगा अब उतना नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, इतना डायलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। और जो फीसिस होते हैं उसके अंदर तो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो इसको इन्फेक्शन काज करवाएंगे, एक इस तरह। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि सिंपल सी बात है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो सही तरह जा नहीं रही, क्योंकि अपेंडिक्स को सही तरह ब्लड की सप्लाई इंपेयर्ड हो गया, मिल नहीं रही, तो इस वजह से क्या होगी, आपकी अपेंडिसाइटिस हो जाएगी। दूसरा कौन सा कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपका जो दूसरा कॉज होता है, आप ट्यूमर कह सकते हो। अगर किसी बंदे को ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो फिर भी तो हो सकता है कोई बच्चा बताना चाहे कि हाँ जी जनाब कौन सी ट्यूमर जो होगी वो जनाब आपकी एक तरह की वो क्या करवाती है, ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकती है। कार्सिनॉइड ट्यूमर कौन सी होती है आपकी, कार्सिनॉइड ट्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कार्सिनॉइड ट्यूमर जो होती है वो क्या काज करवाती होती है, आपकी एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाती है। आपके एमसीक्यू आता होता है कि ये आपकी ट्यूमर हो गई। नंबर थर्ड क्या होता है, और कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, आपने देखा है ना कि जो वर्म्स होते हैं उनके साइज कितने बड़े होते हैं, जो वर्म्स होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक तरह के अपेंडिक्स का ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक होगा। जैसे ये अपेंडिक्स का ये वाला स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आगे जनाब आपके वर्म्स, जैसे ये वर्म्स होंगे, वर्म्स साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो ये वर्म्स क्या कर देंगे, एक तरह के ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देंगे। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देंगे, वर्म्स खुद भी डैमेज करेंगे, और दूसरा क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल होगी ये डायलेट होगी, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई इस तरह जा रही होगी वो सही तरह यहाँ पर ब्लड की सप्लाई दे नहीं सकेगी अपेंडिक्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर इन्फेक्शन होगी। तो आपने मोस्ट जो चीजें आपने अपनी माइंड में रखनी है वो कौन सी है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जो अपेंडिसाइटिस होती है वो किस वजह इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपेंडिक्स की, और उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उसके बाद आपने कहना है इसके दो तरह के मोस्ट कॉमन कॉज है। आपने कहना है कि एक जो कॉज होता है उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, और एक कौन सा होता है आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में आपने कहना है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है आपका फिकोलिथ। क्या होता है आपके, एक तरह का फिकोलिथ होता है। उसके बाद आपने कहना है कि ट्यूमर भी हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि लिम्फोइड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दे रहे हो टेस्ट कौन सा आपका यूएसएमएल का, तो आपने किसके ऊपर जाना है, आपने जाना है इसके ऊपर, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप एनएलई का टेस्ट दे रहे हो तो आपने जाना है एनफिकोलिक के ऊपर। अच्छा जी, और कौन से हो सकते हैं, और जो हो सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका एज अ कॉज बनते होते हैं वो होते हैं एज अ इन्फेक्शन। तो कौन इन्फेक्शन काज करवा सकता है, भाई जान वायरस हो गया अगर किसी बंदे की बॉडी में, या बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया और वायरस क्या होंगे, ये जनाब आपके क्या करेंगे, एक तरह के अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन काज करवा सकते हैं। लेकिन ये कम काज करवाते हैं, जो ज्यादा काज करवाता है वो यही काज करवाता होता है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ब्लड सप्लाई टू अपेंडिक्स, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ कॉजेज कर रहे हैं, ये सारा कुछ है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर भी लास्ट टाइम एमसीक्यूज आया हुआ था। लास्ट टाइम अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई से एमसीक्यू देखा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कि अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी है। ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स, इसमें से भी आपका एक एमसीक्यू अक्सर आ जाता है। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम ये देखते हैं कि ये आपका एक तरह का हार्ट है, ठीक होगा, ये हार्ट से इस तरह योटा नीचे आ गया, ठीक होगा। जब ये योटा नीचे आता है इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल योटा, क्या कहते हैं, एक तरह का। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या होगा, एक तरह का एब्डोमिनल योटा, क्या होगा आपका, एक तरह का एब्डोमिनल योटा, ठीक हो गया। एब्डोमिनल योटा जो होता है इसमें से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। क्या नाम होता है उसका, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आपकी निकली आपके किधर से, आपके एब्डोमिनल एओर्टा से। तो आपने कहना है कि इसकी एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, SMA। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से आपकी एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है इलियोकोलिक आर्टरी। क्या नाम होता है आपका, इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी की जो ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी, हो गया।
ये अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है ये किसको सप्लाई कर रही होती है, आपके अपेंडिक्स को कर रही होती है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है वो जनाब किसको सप्लाई करती है, आपके अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। लास्ट टाइम जो एमसीक्यूज आया था वो मैं वर्ड्स टू वर्ड्स आपको बता देता हूँ, किसी बुक में पता क्या लिखा हो, इलियोकोली की ब्रांच लिखी हुई, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। अगर आप याद करना चाहें तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, ठीक होगा। ये याद करना चाहें तो ठीक है, वरना इतना ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि इलियोकोलिक आर्टरी से इलियोसिकल आर्टरी भी निकलती होती है, ठीक है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, उन्होंने ये पूछा था कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, तो आपने कहना वो इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक हो गया, कि आपका ऐसी कौन सी ब्रांच होती है, आपकी अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है, तो आपने किसका कहना है कि वो जनाब आपकी एक तरह की इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसी होती है। आपने कहना है कि सबसे पहले जो आता है वो कौन सा है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सबसे पहले कौन सी होती है आपकी, एक तरह की सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बाद आपकी जो आर्टरी आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह की इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी के बाद आपकी जो आर्टरी बनती होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सिकल आर्टरी। अगर आप याद करना चाहें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप क्या कह सकते हो कि इसके बाद क्या आती है आपकी अपेंडिकुलर आर्टरी, और अपेंडिकुलर आर्टरी किसको सप्लाई करती है, आपके अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। अगर पूछा जाए कि अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है तो आपने क्या कहना है, इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये अक्सर एमसीक्यू आपका पूछा जाता है, ठीक होगा। लास्ट टाइम सेम टू सेम ये एमसीक्यू आया हुआ था कि हाँ जी जनाब आपके अपेंडिक्स को कौन सप्लाई करता है, तो आपने कहना इलियोकोलिक आर्टरी सप्लाई करती है। हम आगे आ जाते हैं, आगे कौन से पॉइंट्स हैं जी, ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे कि था पहले से अच्छा जी, तो अब हम आते हैं आगे, आगे देख लेते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स कि आपके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए जी, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये जनाब इस तरह एक बंदा इस तरह है, ठीक हो गया जनाब, ये जनाब इस तरह पॉइंट है। अगर हम ये कंसीडर करें कि उसका ये अम्बिलिकस है, उसका क्या एक तरह का ये अम्बिलिकस है, ठीक हो गया, और उसका एक तरह का एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन ये वाला है। कौन सा है, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है ये वाला, इसको हमने कहना एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन, ठीक हो गया। अम्बिलिकस ये है। आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स की जो पेन होती है हमेशा हमेशा अम्बिलिकस से आपके इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ आती है। कहाँ आती है आपके, मतलब कि आपके एक तरह की अम्बिलिकस से वो स्टार्ट होती है और वो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ आ रही होती है। अब मुझे ये बताना है कि ये पेन आपकी माइग्रेट कर रही है कि नहीं कर रही। शाबाश, ये बताइएगा जी, आपकी ये जो पेन है ये एक तरह की माइग्रेट कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो पेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का माइग्रेटरी पेन। नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिनिकल फीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि जो पेन होती है वो कौन सी होती है, आपकी माइग्रेटरी पेन, यानी कि जो पेन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, इसके साथ बंदे को एनोरेक्सिया होता है। क्या होता है, एक तरह का एनोरेक्सिया होता है, ठीक हो गया। इसके साथ क्या होता है, एक तरह का नोजिया। उसके बाद क्या होता है आपके एक तरह का वॉमिट, ठीक हो गया। नोजिया, वॉमिट, एनोरेक्सिया, ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, कि इसके साथ क्या होगा, एक तरह का एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिट होंगे, ठीक हो गया। और इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल कभी भी क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाए कि हम जनाब ये तो क्लिनिकल फीचर्स है ना कि पेशेंट्स जो होगा वो किस तरह आएगा, उसके अंदर हमने क्या देखना है, तो आपने ये बातें लाजमी बतानी है। क्यों, अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आता है। पता है कैसे क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है वो जनाब आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, जिसके अंदर जो पेन होती है वो जनाब आपके अम्बिलिकस से राइट इलियक फोसा की तरफ माइग्रेट कर रही है, और वो यानी कि एनोरेक्सिया और वोमिट के साथ प्रेजेंट करता है। तो आपने कहना है वो कौन सा आपका अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट वेट कीजिएगा यार। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो मेन बात आप लोगों को पता होनी चाहिए वो कौन सी है, आपने कहना है कि सबसे पहले आपकी जो पेन होती है वो कहाँ होती है। आपने कहना है कि ये पेन होती है जनाब आपके राइट इलियक फोसा में। कहाँ होती है, आपके राइट इलियक फोसा में, ठीक हो गया। आप इसको राइट इलियक फोसा के नाम से भी बता सकते हो, इसका आप दूसरा नाम ले सकते हो राइट लोअर क्वाड्रेंट के नाम से भी बता सकते हो, ठीक हो गया। फिर आपने कहना है कि पेन जो है वो माइग्रेटरी पेन है, ठीक हो गया। माइग्रेटरी पेन कैसे है कि वो अम्बिलिकस से स्टार्ट होती है और वो कहाँ जाती है, इधर आती है। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आए कि ऐसी कौन सी पेन है जो कि जनाब आपके अम्बिलिकस से स्टार्ट होती है और वो आपकी इधर आ रही है, तो आपने पता कहना है, आपने कहना वो जनाब अपेंडिसाइटिस की पेन है, ठीक होगा। साथ उसको एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिट होगी, और साथ ये फीवर की हिस्ट्री भी लिखने को कि ये इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के अंदर क्या
होता है, एक तरह का फीवर भी होता है। अच्छा, ये वाले जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, ये तो आपने रखने हैं फिंगर टिप्स पे, जो भी मैंने बताए हैं। कौन से? आपके माइग्रेटरी पेन, उसके बाद एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिट, ये वाले जो पॉइंट है ये आप लोगों ने फिंगर टिप्स से ऊपर रखने। आगे वाले जो कुछ पॉइंट्स है जो भी मैं बताने लगा हूँ वो अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद करना तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। वो कौन कौन से? ठीक है, कि ये जो पेन होती है, पेन जो होती है, पेन एग्रीवेटेड बाय मूवमेंट। जब कोई बंदा थोड़ी बहुत हरकत करता है तो पेन ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद पेन जो होती है वो रिलीव होती है, पेन रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन। मतलब कि जब कोई बंदा लेटता है तो उसकी पेन कम हो जाती है। मतलब आपने कहना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पेशेंट है वो जनाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसकी जो पेन है वो जनाब आपकी एक तरह की अम्बिलिकस से स्टार्ट होती है, राइट इलियक फोसा में जा रही है, साथ उसके एनोरेक्सिया, नोजिया और वॉमिट है, ठीक हो गया, तो आपने क्या कहना है कि वो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ जी जनाब, ऐसे पेशेंट के अंदर जो पेन है जब वो थोड़ी बहुत मूव करता है तो उसके अंदर पेन बढ़ जाती है, जब वो आराम से लेटता है तो उसके अंदर पेन कम हो जाती है। इसके साथ आगे वाले जो 2 पॉइंट्स मैं बताने लगा हूँ ये आप लोग याद कर लो, ठीक है? अगर ना भी याद करो तो इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अब आप लोगों ने ना थोड़ा सा अब सोच के बताना है। देखें फॉर एग्जांपल ना, ये आपका स्टोमिक है, ठीक होगा, ये स्टोमिक और ये आपकी इस तरह दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है? आपका ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम होता है ना। फॉर एग्जांपल ड्यूडिनम ये हो गया, जूजिनम ये हो गया, इलियम ये हो गया, ठीक है। इलियम और सीकम के साथ यहाँ पर इस तरह अपेंडिक्स होती है, यहाँ पर इस तरह अपेंडिक्स होती है, ठीक हो गया। अब ये इस तरह अपेंडिक्स होगी और इसके साथ ऊपर क्या होता है, एक तरह का मतलब कि इस तरह जनाब स्टार जो होता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, इस तरह, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ठीक हो गया। इसको जो नीचे की तरफ आता है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, और जो इस तरह जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का सिग्मोइड कोलन, और फिर रेक्टम इस तरह जा रहा है। यानी कि ये क्या होता है, एक तरह का मतलब कि आप इस तरह देख लेते हैं कि ये जनाब किस तरह होता है। उसके बाद आपका एक तरह का रेक्टम और इस तरह होता है एनल कनाल, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब आप लोगों का एक तरह का इन्फेक्शन हो जाएगी आपकी अपेंडिक्स की, ये डायलेट होगा कि नहीं होगा? ये बताइएगा जी, ये डायलेट होगा? जब ये डायलेट होगा तो ये जनाब इस तरह डायलेट हो रहा है, ठीक होगा। जब ये डायलेट हो रहा है ना एक तरह का, ठीक होगा, ये डायलेट हो रहा है जनाब, इस तरह डायलेट होता है। उसके बाद ये जनाब लगता है सीधा किसके साथ? आपके रेक्टम के साथ लगता है, रेक्टम के साथ लगता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा आपने गौर करना है। सोचें कि अगर स्टूल है यहाँ पर, अगर फीसिस है यहाँ पर, ठीक है, फीसिस इधर है, अगर ये यहाँ इसके ऊपर प्रेशर कर रहा है, इसकी वजह से डायरिया होगा कि नहीं होगा? डायरिया हो सकता है ना। यानी कि ये जो स्टूल इधर है ये जनाब पास करेगा, ठीक हो गया, पास करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर इधर पुश कर रहा है, इधर प्रेशर पुट कर रहा है, ठीक होगा। जब ये प्रेशर पुट कर रहा है तो ये जनाब साथ भी तो हो रहे हैं, इस तरह मिल भी तो रहे हैं, तो जो आगे वाला जो स्टूल हो वो पास भी नहीं करेगा, ठीक होगा, जो स्टूल होगा वो पास भी नहीं करेगा, क्योंकि ये आपस में लग रहे हैं। जब ये आपस में लग रहे हैं, स्टूल पास नहीं करेगा, तो इसकी वजह से होगा आपकी कॉन्स्टिपेशन भी होगी। तो आपने ये कहना है कि अपेंडिसाइटिस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर डायरिया भी हो सकता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ज्यादा कौन सी होती है तो आपने कहना है कॉन्स्टिपेशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि ये किसको करता है, आपके जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसको भी जनाब इरिटेट करता है, और कैसे कि ये जनाब रेक्टम के साथ लग रहा होता है, और इसके साथ क्या होता है कि एक तरह का कॉन्स्टिपेशन करता है। अच्छा, और ये क्या करता है, और ये इस तरह काम करता होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसके ना आगे, ये जहां पर ये है ना फॉर एग्जाम्पल रेक्टम है, इसके बिल्कुल आगे इसके फ्रंट के ऊपर इस तरह होता है ब्लैडर, क्या पड़ा होता है, इस तरह ब्लैडर पड़ा होता है इसके फ्रंट के ऊपर, ठीक होगा, जिससे जनाब आपका यूरिन आ रहा होता है, ठीक हो गया। अब देखें जब ये ब्लैडर यहाँ पर पड़ा होता है तो समटाइम ऐसे होता है कि ये जो आपकी अपेंडिक्स होती है वो ब्लैडर के ऊपर पुश करती है, क्या करती है, ब्लैडर के ऊपर पुश करती है। और समटाइम ऐसे होता है कि अपेंडिक्स की वजह से ब्लैडर के अंदर इंफेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। कौन सी होती है आपकी मिक्चुरेशन? बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। ये आप लोगों को 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट्स याद कर लोगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद होते तो फिर भी इतना कोई वो वाला हिसाब नहीं है कि आपका पीएमसी का एग्जाम इन 2 पॉइंट्स की वजह से रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ये याद कर ले तो कम से कम आपके कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन मोर होती है, डायरिया थोड़ा सा हो सकता है, और उसके बाद होती है आपका बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। अब मैं आता हूँ एंड पॉइंट्स की तरफ कि आपके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। कोई भी ऐसा बंदा जिसको अपेंडिसाइटिस होगी तो उस बंदे को क्या होगा, एक तरह का क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट रिपीट, ओके जी, मेरी बात को गौर करना है। देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ब्लैडर है ना, जो आपका रेक्टम है ना, रेक्टम के बिल्कुल पीछे जो आगे जो होता है ना वो ब्लैडर होता है, रेक्टम के बिल्कुल आगे जो होता है वो कौन सा होता है, आपका ब्लैडर होता है, ठीक हो गया। अब आगे ब्लैडर है और वो किसके साथ लग रहा होता है, आपका एक तरह का अपेंडिक्स के साथ, अपेंडिक्स
के साथ लग रहा होता है। अब जब अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम है तो वो ब्लैडर को भी इरिटेट करेगी। जब वो ब्लैडर को इरिटेट करेगी तो इसकी वजह से बर्निंग मिक्सचरेशन होती है। कौन सी मिक्सचरेशन होती है? आपकी बर्निंग मिक्सचरेशन होती है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि हाँ जी जनाब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अपेंडिसाइटिस कौन से हैं। इंशाल्लाह अभी आपके फिंगर टिप्स पे ये सारे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कहना है? माइग्रेटरी पेन, माइग्रेटरी पेन नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों ने कहना है कि बंदे को क्या होगा? एक तरह का नोजिया होगा। नंबर 3 आपने कहना है कि बंदे को क्या होगा? एक तरह की वॉमिट होगी, ठीक होगा। नंबर 4 आपने कहना है कि हाँ जी जनाब बंदे को क्या होगा? एक तरह का फीवर यानी कि टेम्परेचर होगा। कभी भी क्वेश्चन के अंदर 90% क्वेश्चन के अंदर भाईजान ये आता है क्वेश्चन, ये 4 लाइनों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है जिसको जनाब माइग्रेटरी पेन, और पेन कहाँ जा रही है? आपके राइट इलियक फोसा में जा रही है, ठीक है। साथ वो नोजिया, वॉमिटिंग और टेम्परेचर के साथ प्रेजेंट करता है, तो वो कौन सा है? आपने कहना है कि ये कौन सा पेशेंट है आपका? एक तरह का मतलब कि आपने आंखें बंद करके ये कहना है कि ये जनाब आपका अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। अच्छा मुझे आप बताएं, ये कल मैंने आप पहले लेक्चर के अंदर जब आपका सर्जरी का हुआ था मैंने बताया था, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आता अ फीमेल प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद 2 मंथ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एमिनोरिया, मतलब कि 2 मंथ जो हिस्ट्री है वो कौन सी है? आपके मेंस्ट्रुएशन की नहीं है, मेंस्ट्रुएशन की नहीं है, एमेनोरिया की है। और वो कहते हैं कि उसके राइट इलियक फोसा में पेन है, तो ये क्या है? शाबाश, ये कल मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने फुल डिटेल के अंदर बताया था। ये क्या है? आपने बताना है। वेरी गुड इरफान, शाबाश। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये कहता आपकी एक तरह की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बार ये पूछा गया। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आता है कि पेशेंट अ फीमेल व्हिच इज प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद 2 मंथ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एमेनोरिया विद आल्सो हाइपोटेंशन एंड राइट इलियक फोसा पेन, तो फिर क्या होगा? रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वेरी गुड सैफ। तो आपने क्या बंदा रप्चर, जब फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपने कहना रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को कवर होने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक हो गया जी। अब आगे आते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके साथ और कौन से क्लिनिकल फीचर्स जो हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए? नंबर 5 आपने कहना है कि हाँ जी जनाब पेन aggravated by movement, pain relieved by रेस्ट। मूवमेंट के अंदर वही आ जाता है, स्नीजिंग, ये आपको ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। नंबर 7 के अंदर आपको कौन कौन सी चीज का पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है? मोस्टली आपकी कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके बाद होती है आपकी एक तरह का बर्निंग मिक्सचरेशन होती है। कौन सी होती है आपकी? एक तरह की बर्निंग मिक्सचरेशन होती है, ठीक हो गया जी। ये आप लोगों को क्लिनिकल फीचर्स कवर हुए जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोई ऐसा बच्चा जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बंदा पूछ सकता है। अब हम आते हैं जनाब आपके साइंस की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स हो गए, साइंस कौन कौन से होते हैं? अच्छा जी, मुझे बताना है जो साइंस होते हैं। अच्छा साइंस क्या होता है? साइंस और सिम्टम्स में फर्क क्या होता है? साइंस वो होता है जो कि डॉक्टर जानता है, डॉक्टर जानता है, ठीक होगा। जो डॉक्टर को पता होता है उसको हम कहते हैं साइंस। सिम्टम्स वो होते हैं जो कि बंदे को पता होते हैं, ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो कहता है मेरे पेट में दर्द है। अब वो पेशेंट को पता है कि उसको कितनी दर्द है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट आता है, उसको बुखार है, हम हाथ लगा के हम जनाब एक तरह का आला इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ जी जनाब इसको कितना बुखार है, ठीक हो गया। तो जो डॉक्टर जानता है उसको साइन कहते हैं, और जो पेशेंट खुद जानता है उसको सिम्टम्स कहते होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साइंस की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, कि यहाँ से आपने देखना है कि इस तरह होता है एक तरह का शेप, ठीक है। यहाँ पे इस तरह होती है कि ये यहाँ पर आपने कहना है कि ये जनाब आपकी अम्बिलिकस हो गई, ठीक है। ये जनाब आपने कहना है कि ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स होती कहाँ है। मेन तो ये बात है ना कि अपेंडिक्स होती कहाँ है। देखें आपने इवन तक के खुद भी अपनी बॉडी के अंदर ये चीज देख सकते हो कि अपेंडिक्स कहाँ होती है। अब हर बंदा अपनी बॉडी के ऊपर ये देख सकता है कि उसकी अपेंडिक्स कहाँ है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये अम्बिलिकस को नोट करना है। जैसे आपने अम्बिलिकस को नोट किया तो इसके बाद आपने देखना है कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पर है। इसके बाद ना आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन लगानी है इस तरह। आपने क्या काम करना है? एक तरह की इस तरह एक सीधी लाइन लगानी है। अब जैसे आपने इस तरह एक सीधी लाइन लगा ली है ना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1 हिस्सा हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। जो आपका नंबर 2 3 पार्ट होगा ना, इधर से इधर तक 2 3 पार्ट होगा, यहाँ पर अपेंडिक्स होगी।
तो जो मोस्टली बंदे होंगे उसके अपेंडिक्स क्या होगी, एक तरह की ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर अपेंडिक्स होती है, और ये वाला जो रीजन यहाँ पर अपेंडिक्स होती है इसको हम कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। क्या कहते हैं, एक तरह का मैकबर्नी पॉइंट। ठीक हो गया। ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर इंसिजन, फॉर इंसिजन। ठीक हो गया। लेकिन ये अभी मैंने क्यों बताया, अब आगे जाकर मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टेंडरनेस होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर टेंडरनेस होती है। क्यों? और भाईजान यहाँ पर जो आपकी अपेंडिक्स है वो इन्फ्लेम कर चुकी है। जब आप यहाँ पर हाथ लगाओगे तो यहाँ पर टेंडरनेस फील होगी। कहाँ होगी आपकी टेंडरनेस फील होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, ये हिस्सा जो होगा वो टेंडरनेस होगा। नंबर वन आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक टेंडरनेस होगा। उसके बाद इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से पता क्या होगा, इसके इन्फ्लेमेशन की वजह सिर्फ यहाँ पर हालांकि इन्फ्लेमेशन है, ठीक होगा, हिस्सा यहाँ पर पेन है, यहाँ पर स्वेल है, लेकिन जब आप हाथ इसके इर्द गिर्द भी लगाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल इधर हाथ लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, किसी जगह पर आप इधर लगा रहे हो, ठीक है, तो ये हिस्से पर जब आप हाथ लगाओगे तो आपको ये हिस्सा थोड़ा सा सख्त लगेगा। जब आप हाथ लगाते हो तो ये टफ लगेगा, ऐसा लगता है जैसे हार्ड सा हिस्सा हो। ठीक होगा। जब आप यहाँ पर टच करने से जब आपको कोई हिस्सा हार्ड लगता है तो उसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। क्या कहते हैं, आपका रीबाउंड टेंडरनेस। तो ये क्या होगा, हम दोनों चीजें देखेंगे अपेंडिसाइटिस के अंदर। मोस्टली 90% स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ रीबाउंड टेंडरनेस की वजह से अपेंडिसाइटिस के आंसर को गलत कर देते हैं। वो कहते हैं कि रीबाउंड टेंडरनेस तो होती है जनाब आपकी पेरिटोनाइटिस में, इसके अंदर नहीं होती। लेकिन प्लीज कभी भी इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना। हमेशा जब भी अपेंडिसाइटिस की बात आए तो अपेंडिसाइटिस के अंदर रीबाउंड टेंडरनेस लाजमी होती है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपकी सराउंडिंग्स जो होती हैं वो भी टाइट हुई होती हैं, तो वहां पर भी हमें क्या मिलती है, एक तरह की रीबाउंड टेंडरनेस मिलती है। 2 पॉइंट्स कवर होंगे जनाब। अब देखें, हमने कहा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का रीबाउंड टेंडरनेस होती है, टेंडरनेस होती है। और नंबर थर्ड कौन सा पॉइंट होता है वो बता दें, एलिवेटेड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो आपका ज्यादा होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर। नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 ये होता है कि जब हम उसकी लैब करते हैं ना, लेबोरेटरी के अंदर जब हम करते होते हैं, तो लेबोरेटरी जब हम करते हैं तो लेबोरेटरी के अंदर उसके WBC जो होते हैं ना, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं आपके, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, ल्यूकोसाइट्स का लेवल बढ़ा होता है। लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज आया था, इस बार आपने मॉक टेस्ट भी करने, उसके अंदर भी एमसीक्यूज होगा, शायद आपने ये एमसीक्यूज पढ़ा भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन सा, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसके जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, और उसके बाद वो जनाब उसको फीवर भी है, एनोरेक्सिया भी है, और उसके वहां पर क्या है, एक तरह की पस है, एक तरह की पस अकामुलेशन है। तो ऐसा कौन सा आपका इम्यून सेल्स होगा, ये ऐसा कौन सा आपका ल्यूकोसाइटिक सेल होगा जो सबसे पहले इंजरी वहां पर पहुंचेगा, वहां पर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रख लें, जब तक भी हम एज अ डॉक्टर प्रोफेशन काम करेंगे, ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जहां पर भी पास होगी ना, वहां पर न्यूट्रोफिल्स लाजमी होंगे, वहां पर न्यूट्रोफिल्स लाजमी होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके कवर होना चाहिए। तो आपने पता क्या कहना है कि यहाँ पर कौन सा था आपका, न्यूट्रोफिल्स का आंसर बनता। ठीक है, इसका आंसर जो बनता था वो क्या बनता था आपका, न्यूट्रोफिल्स। तो आपने बताना है कि हाँ जी जनाब, जो आपकी अगर पूछा जाए कि सबसे जो पहले जो सेल्स आपकी इंजरी वाली जगह पर जाते हैं वो कौन से होते हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि पस है वहां पर, आपने कहना न्यूट्रोफिल्स है। जब तक बंदे की बॉडी में पस रहती है ना, तब तक न्यूट्रोफिल्स बंदा की वो जान नहीं छोड़ते। न्यूट्रोफिल्स का काम ही पास बनाना होता है। ठीक हो गया जी। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जनाब टेंडरनेस होती है, रीबाउंड टेंडरनेस होती है, एलिवेटेड टेम्परेचर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस ज्यादा होती है, और शिफ्ट टू लेफ्ट। अब शिफ्ट टू लेफ्ट का क्या मतलब है भाई, ये शिफ्ट टू लेफ्ट क्या पंगा है। शिफ्ट टू लेफ्ट का मसला ये होता है, ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब ये होता है कि जब भी शिफ्ट टू लेफ्ट आप किसी जगह पर पढ़ोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी के अंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट प्लीज। ओके, अब जब भी आप शिफ्ट टू, एक मिनट में बताता हूँ, ये वाला करवा दूं, जब भी शिफ्ट टू लेफ्ट आप पढ़ोगे तो आपने क्या कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की इन्फेक्शन चल रही है। ठीक हो गया। तो मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी, अब यहाँ पर अपेंडिसाइटिस के अंदर इन्फेक्शन चल रही है कि नहीं चल रही, ये बता दें। जब किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस होती है तो उसको इन्फेक्शन होती है कि नहीं होती, बताएं जल्दी करें। उसको इन्फेक्शन होती है तो उसका जो लेफ्ट शिफ्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा, शिफ्ट उसका लेफ्ट की तरफ जाएगा। जब भी किसी बंदे को इन्फेक्शन होती है तो इसके नतीजे में जो शिफ्ट होता है वो किधर जाता है, आपका लेफ्ट की तरफ जाता है। अब मेरी बात को आगे समझने, जो मैंने क्वेश्चन किया था, देखें क्वेश्चन इस तरह आया था कि एक तरह का एक पेशेंट है, वो जनाब आपके पास प्रेजेंट करता है और उसके राइट इलियक फोसा पर पेन है, साथ उसको ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसकी वजह से हम शिफ्ट इसको कहते होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके प्रेजेंट किया, और उसके जनाब राइट इलियक फोसा पर क्या थी, एक तरह की पेन थी। ठीक होगा, साथ उसको फीवर और उसका टेम्परेचर था। ऑन इन्वेस्टिगेशन पता चला कि वहां पर पस सेल्स का लेवल बहुत ज्यादा है।
ऑन इन्वेस्टिगेशन पता चला कि वहां पर पास सेल्स बहुत ज्यादा हैं। अब उन्होंने पूछा कि ऐसे कौन से सेल्स होंगे जिनका लेवल वहां पर बहुत ज्यादा होगा या जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो जब भी ये पूछा जाए ना कि पास सेल्स बहुत ज्यादा हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ऐसे कौन से सेल्स हैं, तो आपने आंखें बंद करके आपने कहना है न्यूट्रोफिल्स। आपने क्या कहना है इसका? न्यूट्रोफिल। जब भी क्वेश्चन पस के बारे में आए, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि पस से और कौन सा सेल्स होगा, आपने कहना न्यूट्रोफिल। जब भी ये पूछा जाए कि फर्स्ट लाइन इंजरी को जो डिफेंड करते हो तो वो सेल्स कौन सी है, आपने कहना न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए जी। ठीक है, अब मैं सारे साइंस के बारे में लिख देता हूँ, होप्स आप लोगों को फिर इजीली समझ आ जाएगी कि हाँ जी जनाब ये साइन वाली क्या बात थी। ठीक है, साइंस, साइंस क्या होते हैं। देखें ये टॉपिक्स में फुल डिटेल के अंदर इस वजह से बहुत ज्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। ये टॉपिक्स आपका ऐसा है जिसके अंदर से एमसीक्यूज, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके अंदर से एमसीक्यूज आना ही आना है, चाहे जो मर्जी कर लें। ये क्वेश्चन अपेंडिसाइटिस का जो क्वेश्चन जो था, अपेंडिसाइटिस का जो क्वेश्चन था, उसमें से क्वेश्चन हमें भी आया था, उसमें से क्वेश्चन हर मतलब के बंदे को आया हुआ था। मोस्टली आपके अजीनोफिल्स बढ़ते होते हैं, अजीनोफिल्स और बेसोफिल्स के लेवल को चेंज होती है जब आपके पैरासाइट्स का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है। ठीक है, अजीनोफिल्स और बेसोफिल्स दोनों के लेवल में चेंजिंग आती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं जनाब आपके साइंस के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक तरह का टेम्परेचर होता है बंदे के अंदर। उसके बाद क्या होता है, एक तरह की टेंडरनेस होती है बंदे के अंदर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रीबाउंड टेंडरनेस होती है बंदे के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैकीकार्डिया भी लगा दें। क्या होता है आपके एक तरह का टैकीकार्डिया। क्यों टैकीकार्डिया? क्योंकि भाईजान इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, इस वजह से जनाब आपका टैकीकार्डिया। ठीक है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। उसके बाद आपने क्या कहना है कि एक तरह का ल्यूकोसाइटोसिस होती है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है। उसके बाद आपने बताना है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का शिफ्ट टू लेफ्ट होता है, शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। ये होता है जनाब आपके साइंस। तो साइंस तक कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। एनीवन, शाबाश। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है आप लोगों का। अब आगे जनाब दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि आपके आते हैं लोकल साइंस के। लोकल साइंस क्या होते हैं, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या आपके लोकल साइंस है। मैं सारा इंशाल्लाह ये पॉइंट्स आपको दोबारा भी बताता जाऊंगा, आपके एमसीक्यू पॉइंट्स साथ साथ डिस्कस भी होते जाएंगे और सारी चीजें आपकी इसके अंदर ही कवर होती जाएंगी। अब हम आने लगे हैं कि लोकल साइंस क्या होते हैं। देखिए लोकल साइंस के बारे में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को कवर होने चाहिए और इंशाल्लाह आप लोग कर भी लोगे इजीली। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस वाला सीन भी नहीं है। देखें फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये बंदा एक तरह का इस तरह है, ये बंदा जनाब एक तरह का इस तरह है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले एक मिनट, ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पर उसकी क्या एक तरह की अम्बिलिकस है, यहाँ से जनाब उसका राइट इलियक फोसा यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि उसका जो मैकबर्नी पॉइंट है वो ये बन रहा है। ठीक हो गया। अगर तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक हो गया, उसके जनाब ये वाला हिस्सा कौन सा आपका राइट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा आपका लेफ्ट वाला हिस्सा है। अगर यहाँ पर डीप पालपेट किया जाए, डीप पालपेट का मतलब ये होता है कि अगर बंदा अपने हाथ की उंगलियों से यहाँ पर जोर से हाथ दबाता है लेफ्ट साइड पर, क्या होता है लेफ्ट साइड पर अगर अपना हाथ जोर से दबाता है और ये जोर से दबाने से जो पेन है वो जनाब इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, तो इस साइन को कहते हैं रोवजिंग साइन। क्या कहते हैं एक तरह का, इस साइन को कहा जाता है एक तरह का रोवजिंग साइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम पालपेट करें लेफ्ट साइड को और पेन जो जाए वो राइट साइड पर जाए, ठीक हो गया, तो आपने क्या कहना है कि ये वाला जो साइन होता है उस साइन को हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का रोवजिंग साइन कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाए कि आगे क्या सीन होता है। रोवजिंग साइन के बारे में मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक हो गया, एक पेशेंट आपके पास है, वो एक तरह का लेटा हुआ है और हम उसको कहते हैं कि हाँ जी ना पेशेंट साहब जो है वो अपनी हिप की एक्सटेंशन करो, हिप को एक्सटेंड कर लो, यानी कि हिप एक्सटेंशन कर लो, हिप एक्सटेंशन कर लो। तो जब वो अगर पेशेंट हिप एक्सटेंशन कर लेता है, ठीक हो गया, तो उस वक्त आपने कहना है कि ये वाला जो साइन होता है इस साइन को हम कहते होते हैं सॉस साइन। क्या कहते हैं एक तरह का सॉस साइन। क्या होता है एक तरह का सॉस साइन कहते हैं। ठीक हो गया। आपने क्या कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हमारे पास आता है और वो जनाब उसके क्या एक तरह का, जब हम उसको कहें कि हाँ जी जनाब अपनी टांग को एक्सटेंड करो, अगर तो टांग को एक्सटेंड करने के साथ, अगर टांग को एक्सटेंड करने के साथ उसकी पेन बढ़ जाती है और पेन यहाँ पर होती है राइट इलियक फोसा में होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे एक तरह का ये साइन कौन सा आपका सॉस साइन है। ये वाला जो साइन होता है इसको हम क्या कहते हैं एक तरह का सॉस साइन होता है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं सॉस साइन मोस्टली किसके अंदर पॉजिटिव होता है।
सोर्स साइन आपका उन बंदों के अंदर पॉजिटिव होता है जिनके अंदर आपकी रिट्रोसील लेवल पर अपेंडिक्स होती है। रिट्रोसील वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर क्वेश्चन आए ना कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है उसको जनाब सोर्स साइन पॉजिटिव है तो अपेंडिक्स की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? रिट्रोसील है लोकेशन। जो अपेंडिक्स की जो लोकेशन है वो कहाँ पर आपकी एक तरह की रिट्रोसील लोकेशन है। ये एमसीक्यूज अक्सर आपका आता होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने दो साइन बताए, एक मैंने रोजिंग साइन बताया, एक मैंने आपका सोर्स साइन बताया। रोजिंग साइन मैंने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक तरह का पालपेट करें और इधर से जो है वो जनाब आपकी दर्द जो है वो जनाब आपके राइट साइड पर जाए तो इसको हम कहते हैं सोर्स साइन। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर अगर हम जनाब हिप को एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करने के साथ आपकी जो पेन होती है वो जनाब यहाँ पर हो तो इसको हम कहते हैं सोर्स साइन। और सोर्स साइन जो होती है वो किसके अंदर पेन होता है? आपके एक तरह का रिट्रोसी लेवल पर। अच्छा जी, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक हो गया, उस पेशेंट के अंदर हम उसकी लेग को फ्लेक्स करते हैं और इंटरनल रोटेट करते हैं, इस तरह अंदर की तरफ लेकर आते हैं, फ्लेक्स करके अंदर की तरफ लेकर आते हैं। उस साइन को कहते होते हैं जब हम फॉर एग्जांपल लेग्स को क्या करते होते हैं, एक तरह का फ्लेक्स करते हैं और जनाब आपकी जो लेग होती है उसको अंदर की तरफ लेकर आते हैं। तो इसके नतीजे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जो साइन होता है उसको हम कहते हैं अप टू रेटर साइन। क्या होता है आपके एक तरह का अप टू रेटर साइन। और अप टू रेटर साइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है आपकी पेल्विक अपेंडिक्स के अंदर। अगर किसी बंदे को पेल्विक अपेंडिसाइटिस हो जाए तो ये भी आपका बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को पता चल गया होंगे कि लोकल साइंस कौन कौन से। तो लोकल साइंस में से मोस्टली आपको पता होना चाहिए, एक रोसिंग साइन होता है, एक जनाब आपका सोर्स साइन होता है, एक जनाब कौन सा साइन होता है आपका एक तरह का अप टू रेटर साइन होता है। अप टू रेटर साइन अगर किसी बंदे के अंदर पॉजिटिव है, ये एमसीक्यूज आया हुआ था, ये एमसीक्यूज था आपका कि अपटूडेटर साइन जो होता है वो किसके अंदर पॉजिटिव होता है। तो आपने कहना है कि अपटूडेटर साइन जो पॉजिटिव होता है वो पेल्विक अपेंडिक्स के अंदर होता है। अगर अपेंडिसाइटिस कहां पर हो जाए, आपके पेल्विक लेवल पर अगर अपेंडिक्स है ना और उस बंदे के अंदर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, एक तरह का अपटूडेटर साइन पॉजिटिव होगा। अगर पूछा जाए कि सॉस साइन पॉजिटिव है तो अपेंडिक्स कहां पर है, आपने कहना रिट्रोसील है। ठीक है जी। और यहां तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। एनीवन? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखिए जी, फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का मतलब पता है क्या है? हमारे पास एक पेशेंट आया है, अब हमने उसका डायग्नोज लगाना है कि उसको अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है भी कि ड्रामे है। ठीक है। आप डॉक्टर हैं सारे माशाल्लाह, आप एक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक हो गया, लोग कहते हैं जनाब इसको अपेंडिसाइटिस जो भी है, ठीक है, आपको कहा गया कि जनाब ये आपके सामने एक पेशेंट है, इसको आपने बताना है कि इसको अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। अब ये आप कैसे पता लगाओगे? ठीक हो गया। सबसे पहले इसके होते हैं साइंस, कहते हैं एक तरह के साइंस होते हैं। इसके अंदर हम एक क्राइटेरिया लगाते हैं, उस क्राइटेरिया का नाम होता है अल्वरेडो क्राइटेरिया। इसका नाम क्या होता है? अल्वीरेडो क्राइटेरिया। अब ये अल्वरेडो क्राइटेरिया वाला क्या पंगा, इसको हम देख लेते हैं। ये होता है अल्वरेडो क्राइटेरिया। ठीक है। अब अल्वरेडो क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? अब अल्वरेडो क्राइटेरिया को जो आप याद कर सकते हो, आप इस तरह कर सकते हो, अगर आप याद करना हो आप कह सकते हो मेंट्रल्स स्कोर, MENTRELS, मेंट्रल्स स्कोर। जिस बच्चे को ये याद हो गया मेंट्रल्स, इसको अल्वरेडो क्राइटेरिया याद हो जाएगा। अच्छा जी, जो चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं वही होंगी, कोई और बात नहीं होगी इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल MENTRE लोगों ने बताने। हमने माइग्रेटरी पेन पढ़ा था किसी जगह पर? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, माइग्रेटरी पेन होती है। तो यहाँ पर क्या लगाना है आपने? माइग्रेटरी पेन। ठीक होगा, माइग्रेटरी पेन। नंबर 2, हमने किसी जगह पर एनोरेक्सिया पढ़ा था कि एनोरेक्सिया कोई चीज होती है, तो यहाँ पर आपने ए से क्या लगाना है? आपका एक तरह का एनोरेक्सिया। एन, एन से मुराद है आपका नोजिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना टी, टी से मुराद है आपका टेंडरनेस। आर, आर से मुराद है आपका रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक हो गया। उसके बाद ई, ई से मुराद है एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर। एल, ल्यूकोस, एल से मुराद है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। एस, शिफ्ट टू लेफ्ट। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कोई ऐसी चीज जो हमने ना पढ़ी हो, कोई ऐसी चीज जो हम लोगों ने ना पढ़ी हो, बता सकता है कोई बंदा? हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं।
हम जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर पढ़ाया था कि हाँ जी जनाब आपका माइग्रेटरी पेन होती है, एनोरेक्सिया होता है, नोजिया होता है, टेंडरनेस होती है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, एलिवेटेड टेम्परेचर, ल्यूकोसाइटोसिस और शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। अब मेरी बात को गौर करना है, सबके साथ नंबर 1 लगाना है, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1। टेंडरनेस जहां पर आ जाएगा वहां पर आपने 2 लगाने हैं, ठीक हो गया। रीबाउंड टेंडरनेस पर भी 1, एलिवेटेड जो है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वहां पर भी 1, ल्यूकोसाइटोसिस पर भी 2 और यहाँ पर भी 1। इनके नंबर है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ये है कितने। टोटल जो नंबर हैं वो बनते हैं 10 नंबर। टोटल नंबर कितने आपके? 10 नंबर, ग्रेड 10 बन गए। अच्छा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आता है कि हाँ जी जनाब अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद माइग्रेटरी पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड फीवर, व्हाट इज योर डायग्नोस? बता दें, शाबाश। हाँ जी, अगर वो कहते हैं कि एक पेशेंट है उसको जनाब हम बताते हैं उसको माइग्रेटरी पेन है, एनोरेक्सिया है, नोजिया है और उसके साथ उसको क्या है मतलब के माइग्रेटरी पेन है, तो इसका जो आप लोग जो इसका बताएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा आप लोगों का? जल्दी करें जल्दी करें। इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? आपका एक तरह का अपेंडिसाइटिस होगा। एमसीक्यू है भाईजान। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है उसको जनाब आपका रिबाउंड टेंडरनेस है, एलिवेटेड टेम्परेचर है, शिफ्ट टू लेफ्ट है और साथ उसके क्या माइग्रेटरी पेन है, तो आपने कहना ये क्या आपका एक तरह का अपेंडिसाइटिस है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक हो गया, हम उसको कैसे देखेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये जनाब हमारे पास एक पेशेंट साहब आ गए, ठीक हो गया। इस तरह आपने जो बेहतरीन तरीका लगाना है, सबसे पहले आपने कहना है कि ये उसकी क्या एक तरह का अम्बिलिकस था। इससे यहाँ पर एंटीरियर स्पिरिलक स्पाइन पर आपने एक लाइन लगाई। हमने एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल उससे पूछेंगे कि हाँ जी बेटा जी आपकी जो दर्द है वो ऐसे रेडिएट कर रही है इस तरह। अगर तो वो कहता है कि जी कर रही है तो इसका मतलब क्या, उसको माइग्रेटरी पेन है कि नहीं है? हाँ जी, उसको माइग्रेटरी पेन है कि नहीं है, तो माइग्रेटरी पेन उसको होगी नंबर 1, ठीक हो गया जी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आया उसको हम कहते हैं कि हाँ जी जनाब कोई भूख शूख वाला सीन है, एनोरेक्सिया हुआ पड़ा कि नहीं, वो कहता है जी है, एक पॉइंट ये। अगर हम उसको कहते हैं कोई नोजिया फील हो रहा है, वो कहता है जी है, तो आपका नोजिया वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अगर हम यहाँ पर हाथ लगाएं, यहाँ पर आपका हाथ लगाएं और यहाँ पर हमें टेंडरनेस फील हो, टेंडरनेस फील हो, तो इसके कितने पॉइंट आपके? 2, ठीक हो गया। अगर हम इसके इर्द गिर्द यहाँ पर हाथ लगाएं और यहाँ पर भी हमें टेंडरनेस फील हो, तो इसका कितने पॉइंट है? 1, ये भी जनाब है। अगर हम देखें कि उसको यार हम हाथ लगे और उसको बुखार भी है, तो इसका भी 1 पॉइंट है। और हम जब उसकी सीबीसी करें और सीबीसी जो ब्लड की रिपोर्ट है उसके अंदर जनाब ल्यूकोसाइटोसिस हुई हो, यानी कि ल्यूकोसाइट का लेवल बढ़ा हो, तो हम क्या कहेंगे? उसका भी 2 पॉइंट। और जब ल्यूकोसाइटोसिस बड़ी होती है यानी कि ल्यूकोसाइट्स का लेवल ज्यादा होता है, तो शिफ्ट कहाँ जाता है? लेफ्ट की तरफ जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेंट्रल्स क्राइटेरिया। फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो बंदा है वो कौन सा है? अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है। तो कभी ऐसा हुआ है कि अगर किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस हुई हो तो डॉक्टर ने कहा हो कि भाईजान घर ले जाओ, कोई मसला ही नहीं है, बंदा ठीक हो जाएगा? कभी ऐसा हुआ हो आपके यहाँ? कभी किसी जगह पर ऐसे हुआ हो? ठीक हो गया, कभी ऐसे हुआ? ऐसा होता ही नहीं है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये अपेंडिसाइटिस है, डॉक्टर को नहीं भी पता चलता अपेंडिसाइटिस है, वो फिर भी अपेंडिक्स निकालता है, क्योंकि हमारा काम ही होता है, ठीक है। मतलब कि हमने क्या करनी है? सर्जरी करनी है, ये अलग बात है। अगर 1 2 क्या ये क्राइटेरिया है, टेंडरनेस के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। रीबाउंड टेंडरनेस का 1 पॉइंट है। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें से 4 पॉइंट से कम पॉइंट्स हो, अगर लेस देन 4 पॉइंट्स हो, समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि लेस लाइकली अपेंडिसाइटिस है, लेस लाइकली अपेंडिसाइटिस है, यानी कि अपेंडिसाइटिस नहीं है। 4 पॉइंट्स कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आ जाता है ना, वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है उसको माइग्रेटरी पेन है, एनोरेक्सिया और नोजिया है, तो उसको क्या है? अपेंडिसाइटिस है। हम कहेंगे नहीं, उसको अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बहुत कम है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसको अपेंडिसाइटिस, हम कहेंगे उसको चांसेस बहुत कम है, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है जिसका स्कोर जो बन रहा है वो 4 to 7 के दरमियान बन रहा है, कितना बन रहा है आपका? 4 to 7 के दरमियान बन रहा है, हम उसको कहेंगे कि एक तरह का हम इसको एज आ अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? हमने उसको देखा, उसके 4 to 7 पॉइंट्स है। 4 to 7 पॉइंट्स का मतलब क्या है भाई? कि अगर फॉर एग्जांपल उसको माइग्रेटरी पेन भी है, फॉर एग्जांपल एनोरेक्सिया भी, उसको नोजिया भी, उसको टेंडरनेस भी, कितने हो गए? 1 2 3, 3 तो 5, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर रिबाउंड टेंडरनेस 6, अगर 4 to 7 के दरमियान में अगर ये सारे आ गए, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको अंडर ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? हम कहेंगे कि एक बार देखते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि उसको अपेंडिसाइटिस है भी कि नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हाँ जी है, तो फिर जनाब अपेंडेक्टोमी कर दो। नंबर 3, और क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल 0.7 से ज्यादा है तो पक्का क्या है? अपेंडेक्टोमी करना, यानी कि अपेंडिसाइटिस है।
पक्का कंफर्म हमारा डायग्नोज क्या होना चाहिए, एक तरह का अपेंडिसाइटिस होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई बंदा जिसको समझ नहीं आई वो बंदा बता सकता है, शाबाश। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं है वो बंदा बता सकता है, कोई ऐसा स्टूडेंट? ओके जी, अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या क्या क्या। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जामिनर पूछे, क्लिनिकल का एग्जाम ले रहा हो और इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन ना पूछे। इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन तो लाजमी पूछते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो इधर से भी क्वेश्चन आएगा भाईजान, लाजमी लाजमी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस से क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ पूछा जाएगा ना कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सा करना चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, समझ आ रही है? अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आता है कि हाँ जी जनाब कौन सा इन्वेस्टिगेशन जो है वो जनाब आपका एक तरह का सेंसिटिव होगा, जो इनिशियल करना चाहिए, सेंसिटिव के तौर पर करना चाहिए, आपने कहना अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। वो क्या 90% आपका सेंसिटिव है। अगर आई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, मतलब कि पक्का कौन सा करना चाहिए, जब आपको देखते हैं अपेंडिसाइटिस के अंदर अगर ये कर लें तो बंदे को पक्का पता चल जाएगा कि हाँ यार इसको वाकई अपेंडिसाइटिस है, तो वो क्या होता है, एक तरह का सीटी स्कैन है, जिसकी तरफ हम जाते नहीं। मुझे ये बताएं कि कभी किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस हो और डॉक्टर कहे कि नहीं अपने मरीज को ना 2 दिन के लिए मतलब कि इस तरह करें कि हम इसका एक तरह का सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट आएगी वो तकरीबन 1 दिन भी ले सकती है, 1.5 दिन भी ले सकती है, 5 घंटे भी ले सकती है, तब तक इस मरीज को दर्द होने दे। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। मरीज डॉक्टर्स पाकिस्तान के अंदर क्या होता है ही अल्ट्रासाउंड है मोस्टली। लेकिन आपने क्या लगाना, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, आपने सीटी स्कैन लगाना है। अगर इनिशियल लगाए आपने कहना अल्ट्रासाउंड है। ठीक होगा, ये 2 पॉइंट्स है, ये दोनों एमसीक्यूज है। उसके बाद कहते हैं सीबीसी भी करते हैं। क्यों सीबीसी क्यों करते हैं? कोई बच्चा बताएगा सीबीसी क्यों करते हैं? और भाई हमने खुद तो पढ़ा है कि उसके अंदर हम ल्यूकोसाइटोसिस देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ देखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का जब लेवल बढ़ा हुआ तो सीबीसी तो करेंगे, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो हमें क्या पता चल गया किसको एक तरह का अपेंडिसाइटिस है। अब इसको पता चल गया किसको अपेंडिसाइटिस है, अब हम क्या करेंगे, हमने जनाब करनी है इसके लिए अब एक तरह का ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट क्या है? देखें जी, अपेंडिसाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बंदे को कहते हैं कि भाईजान खाना पीना बंद। ठीक है, नील पर ओरल कर देते हैं, उसको कुछ भी खिलाते नहीं है। नील पर ओरल का मतलब ये है कि उसको कहना है कि कोई भी चीज आपने खानी नहीं है। ठीक हो गया। साथ उसको हम देते हैं एनाल्जेसिक, पेन किलर देते हैं। भाई दर्द से मर रहा है बंदा, पेन किलर तो देंगे उसको। ठीक हो गया। अब जब उसका खाना पीना हमने बंद किया है तो साथ हम इंट्रावेनस फ्लूइड्स दे देते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर उसका वॉल्यूम मेंटेन रहे। अब देखें, साथ अब हम पता क्या करते होते हैं, साथ हम ये करते होते हैं कि एक तरह का इसके साथ ही अब हम करेंगे एक तरह का मतलब कि एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक के बाद अब हम करते हैं जनाब आपको एक तरह का अपेंडेक्टोमी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अपेंडेक्टोमी आप कहाँ पॉइंट पर करते हो? आपने कहना है मैकबर्नी पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है आपका? मैकबर्नी पॉइंट होता है, जहां पर जनाब आप अपेंडेक्टोमी किया करते हैं। और अपेंडिक्टोमी के साथ आप एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। अपेंडिक्टोमी के अंदर आपका एक तरह क्वेश्चंस नहीं आते होते कि क्या होता है ये क्या सीन है, कि फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक के कौन सी एंटीबायोटिक आप यूज करते हो, ये क्या सीन है, ये अगर याद कर लें ठीक, अगर नहीं याद करना तो भी कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट के अंदर जो सर्जरी के अंदर आपने याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक है, और सॉरी अपेंडेक्टोमी। और अपेंडिक्टोमी के अंदर भी क्या याद करना है? मैकबर्नी पॉइंट, कि मैकबर्नी पॉइंट के लेवल पर करते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं जनाब आपका कौन सा पॉइंट, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है कॉम्प्लिकेशन। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जी, इसको देख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है। अब हम इसको देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। ठीक है, और ये अपेंडिसाइटिस इतनी गंदा होता है कि जनाब अगर ये रप्चर हो जाए ना तो बंदे की डेथ हो जाती है, बंदा मिनटों में मरता है। फॉर एग्जाम्पल बंदा सीधा कोमे में जाता है और उसके बाद 70 to 80% चांसेस यही होते हैं कि बंदे की डेथ हो जाती है। लेकिन हम अपेंडिक इसमें क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस है, इसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? एक तरह की परफोरेशन हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकती है, देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पूरे अब्डोमिनल आर्गन को एक कैविटी कवर करती होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। हमारे जितने भी अब्डोमिन के ऑर्गन है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि ये एक तरह की कैविटी है, इस कैविटी का नाम है पेरिटोनियल कैविटी। और इसके अंदर यहाँ पर जनाब आपका स्टोमिक पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पर जनाब स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जनाब आपने कहना है कि यहाँ पर एक तरह का पैंक्रियास पड़ा हुआ है, यहाँ पर जनाब आपका स्प्लीन है,
यहाँ पर जनाब आपका एक तरह का लीवर है, ठीक हो गया, इस तरह, ठीक है। तो इन सब को जो कवर कर रही होती है वो कौन सी होती है, आपकी तरह की पेरिटोनियल कैविटी होती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो अपेंडिक्स आप थी, जो अगर वो रप्चर हो गई, ठीक है, अगर वो रप्चर हो गई तो इसके अंदर जो गंदा मवाद है वो सारा रिलीज होगा कि नहीं होगा, वो भी रिलीज होगा। वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जी, तो अगर वो देखेंगे फॉर एग्जांपल ये भी आएगा, जब ये मुआद साहब जो होंगे वो भी इधर आएगा, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है इसकी भी इरिटेशन होगी और इसकी वजह से इसके पेरिटोनियल कैविटी की भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। क्या हो जाएगा, एक तरह का पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, पेरिटोनाइटिस। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो कौन सी होती है, अपेंडिकुलर मास और अपेंडिकुलर अब्सेस। तो ये चार इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपेंडिसाइटिस के अंदर ये किस तरह की कॉम्प्लिकेशन है। आप लोगों को ये था अपेंडिसाइटिस का टॉपिक जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 मिनट्स के अंदर पूरे के पूरे अपेंडिसाइटिस के टॉपिक के अंदर में एमसीक्यूज कुछ होंगे वो मैं लिखने लगा हूँ, और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा जो हम लोगों ने पीएमसी के अंदर भी आए हैं, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज वो भी आप लोगों के कवर होते जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं इसके साथ फिर अपेंडिकुलर मास है, अपेंडिकुलर अब्सेस है, ये दो छोटे से टॉपिक्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ इंशाल्लाह पैंक्रियाटाइटिस थोड़ा सा होगा, उसके जितना हो सका वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि जनाब आपकी अपेंडिसाइटिस क्या होती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैं सिर्फ शॉर्ट्स पॉइंट्स बताता जाऊंगा क्योंकि मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट्स बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जनाब सबसे मोस्ट कॉमन लोकेशन जो होती है वो कौन सी होती है। हो सके तो खुद भी आंसर करते जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ते रहें। रेट्रोसील, रेट्रोसील। मोस्ट लीस्ट लोकेशन कौन सी होती है आपकी, लीस्ट लोकेशन कौन सी होती है आपकी, पेल्विक। कौन सी होती है आपकी, एक तरह की पेल्विक। नंबर थर्ड, आप लोगों ने मुझे बताना है कि हाँ जी जनाब, जिस बंदे को आप लोगों की जो ब्रांच जो सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, इलियोकोलिक आर्टरी, जो कि सप्लाई किसको करती है, आपकी अपेंडिकुलर आर्टरी को। और अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है वो किसको सप्लाई करती है, आपकी अपेंडिक्स को। अगर फॉर एग्जांपल जो लास्ट टाइम आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था वो इलियोकोलिक आर्टरी का आया था। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए नंबर 4, ठीक है, कि आपका एक तरह का कौन कौन से एक आपके मेन इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। आपने बताना है कि जो आपके मेन इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं वो सॉरी जो मेन सॉरी कॉजेज कौन कौन से होते हैं आपके, कहना ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में मोस्ट कॉमन कॉज होता है फिकोलिथ। कौन सा था आपका, फिकोलिथ। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू एनएलई, अकॉर्डिंग टू यूएसएमएलई लिम्फोइड, लिम्फोइड, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज जो होते हैं इनके अंदर आता है आपका वायरस, इसके अंदर आता है आपका एक तरह का बैक्टीरिया, ये दो आते होते हैं, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके दो जो हैं वो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं जो यहाँ पर हम देखते होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कि हाँ जी एक तरह का मतलब के फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन इमरजेंसी कंडीशन कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन इमरजेंसी कंडीशन कौन सी होती है। क्वेश्चन के अंदर कभी भी आए अगर मोस्ट कॉमन इमरजेंसी कंडीशन तो आपने चूज करना है अपेंडिसाइटिस को। अपेंडिसाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। नंबर 7, अगर फॉर एग्जांपल आता है क्लिनिकल फीचर्स की बात, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात, तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपने देखना है कि हाँ जी जनाब जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, एक तरह की माइग्रेटरी पेन होगी। माइग्रेटरी पेन नंबर 1, नोजिया होगा, वॉमिट होगी। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का क्या होगा, आपने कहना है कि एक तरह का फॉर एग्जांपल फीवर होगा। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का क्या होगा, पेन पेन एग्रीवेटेड बाय मूवमेंट, पेन एग्रीवेटेड बाय मूवमेंट। और उसके बाद क्या होगा, रिलीव्ड बाय रिलैक्स, रिलीव्ड बाय रिलैक्स। आपने ये बात करनी है। उसके बाद आपने जो बात करनी है वो ये करनी है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का बर्निंग मिक्सचरेशन होती है, और क्या होती है, एक तरह का कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है, ठीक हो गया जी। आगे हम आते हैं साइंस की तरफ, और साइंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। साइंस के अंदर आप लोगों को बात जिसका पता होना चाहिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को कौन कौन से हैं, टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस। उसके बाद फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर और आप मतलब के कौन कौन से हैं आपके, रीबाउंड टेंडरनेस, टेंडरनेस,
टेम्परेचर का ज्यादा होना, लेफ्ट शिफ्ट, टैकीकार्डिया, तो ये क्या आपके साइंस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे और आगे देखते हैं कि कौन कौन से और पॉइंट्स होते हैं जो कि लोकल साइंस। जब हम लोकल साइंस की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं। कभी भी क्वेश्चन के अंदर सोर्स साइन पॉजिटिव आएगा तो आपने कहना है कि भाईजान जो अपेंडिक्स है वो कहां पर है, रेट्रोसील है। कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आएगा कि हाँ जी जनाब अपरेटर साइन जो पॉजिटिव है तो आपने कहना है कि पेल्विक लेवल पर अपेंडिक्स है, पेल्विक है। उसके बाद आता है जनाब आपका कौन सा, मेंट्रल्स क्राइटेरिया। मेंट्रल्स क्राइटेरिया के बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दो लेवल पर सिर्फ 2 पॉइंट है, एक टेंडनस का 2 पॉइंट है, टेंडनस के सिर्फ 2 पॉइंट है, और दूसरे किसके 2 पॉइंट्स हैं वो आपने बताना है कि एक तरह का फॉर एग्जांपल ल्यूकोसाइटोसिस के 2 पॉइंट है, ये दो जो हैं लेवल उनके 2 पॉइंट्स है, बाकी सबका एक एक पॉइंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सीटी स्कैन, सीबीसी भी करते हैं। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड जो बेस्ट हम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है आपका, अपेंडेक्टोमी होता है, और कहां पर करते होते हैं आप, एक तरह का मैकबर्नी पॉइंट होता है। ये जनाब आप लोगों को पता होने चाहिए। और लास्ट टाइम इससे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में से 12 एमसीक्यूज आए हुए थे, 12 एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में से आए हुए थे। आगे आप खुद समझदार है कि ये टॉपिक आपके लिए कितना मेन इंपॉर्टेंट, एक टॉपिक में से सिर्फ और सिर्फ 12 एमसीक्यू आए हुए थे। ये जनाब आपकी पीएमसी है जो इस तरह कभी कभी करती होती है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जनाब आगे और आगे देखते हैं कि क्या हिसाब है। मैंने बताया था आपकी कॉम्प्लिकेशन, मैंने बताया था कि परफोरेशन होती है, पेरिटोनाइटिस होता है। अब हम आने लगे हैं आपकी एक तरह का अपेंडिकुलर अब्सेस, एक तरह का अपेंडिकुलर अब्सेस और अपेंडिकुलर मास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपेंडिकुलर मास क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि अपेंडिकुलर अब्सेस क्या होता है। ठीक है, मास छोटा सा है, अब्सेस भी छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद 1-2 मिनट आपसे बात होगी, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपेंडिकुलर मास। देखिए अपेंडिकुलर मास के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीजें आती हैं, इसके अंदर जो एमसीक्यू आते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपेंडिकुलर मास के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि एडीमा है। क्या है, मास का मतलब क्या है, एडीमा हो चुका है वहां पे। उसके बाद क्या है, उसके अंदर अच्छा ड्यूडिनम, जूजिनम, सीकम, सीकम के साथ अपेंडिक्स होती है, किसी और जगह पर होती है, सीकम के साथ ही अपेंडिक्स होती है ना। फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये आपका स्टोमिक शरीफ है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर आपका एक तरह का फॉर एग्जांपल ये आपका सीकम होती है, और सीकम के साथ इस तरह अपेंडिक्स पड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपका एक तरह का अपेंडिक्स का है, इसके साथ होती है। ठीक हो गया। एक आपने कहना है अडीमा, आपने क्या कहना है एक तरह का अडीमा। दूसरा आपने क्या कहना है एक तरह का, इसके साथ और क्या होती है, नंबर 1 अडीमा, नंबर 2 कहना सिकल वाल, सिकल वाल। नंबर 3 आपने क्या कहना है पेंडिकुलर मास के अंदर क्या होता है, एक तरह का ओमेंटम ऑफ इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स, ओमेंटम, ओमेंटम होता है इसके अंदर, ओमेंटम ऑफ इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक होगा। ये 3 चीजें जब इकट्ठी हो जाती है तो इसको हम कहते होते हैं अपेंडिकुलर मास। क्या कहते हैं, एक तरह का अपेंडिकुलर मास कहते होते हैं। और मेरी बात को गौर करना है, ये क्वेश्चन हम इस तरह भी आ सकता है कि अपेंडिकुलर मास इज कंपोज्ड ऑफ एडिनोमाटस, सिकल वाल, ओमेंटम ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि ओमेंटम ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स एक, सिकल वाल और अडीमा, इन तीनों चीजों को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाता है, आपका अपेंडिकुलर मास बन जाता है। ठीक हो गया जी। जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहां से देख लेते हैं अब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताया कि अपेंडिकुलर मास अपेंडिसाइटिस के बगैर बन सकता है। जो अपेंडिकुलर मास है वो अपेंडिसाइटिस के बगैर बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अपेंडिकुलर मास वो अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। समझ आ रही है, वो किसकी कॉम्प्लिकेशन है, आपकी अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। तो अब देखें फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल फीचर्स इसके कैसे होते हैं। आपने ये कहना है कि जब भी कोई बंदा जिसका डे 3 होगा, कौन सा डे होगा, डे 3 होगा, डे 3 होगा, तो डे 3 के ऊपर आपने ये कहना है कि उसके राइट इलियक फोसा पर क्या होगा, एक मास बनेगा। ये कौन सा मास था, ये कौन सा रीजन है, ये देखें, ये राइट इलियक फोसा है। ये वाला कौन सा कंपार्टमेंट, ये वाला हिस्सा कौन सा आपका, राइट इलियक फोसा है। तो राइट इलियक फोसा पर आपका क्या बनेगा, एक तरह का मास बनेगा जब डे 3 होगा। और क्या होगा, मसल रिजिडिटी होगी, मसल रिजिडिटी होगी। ये 2 चीजें होंगी डे 3 के ऊपर। ठीक हो गया। जब आएगा डे 5, मतलब डे 5 का मतलब क्या है कि एक बंदे को अपेंडिसाइटिस हो गई है, अब उसको 5वां दिन है अपेंडिसाइटिस हुए हुए, तो क्या होगा, राइट इलियक फोसा का मास जो होगा वो ज्यादा बढ़ेगा और मसल रिजिडिटी कम हो जाएगी, मसल रिजिडिटी कम हो जाएगी। अब आता है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा जिसके जनाब डे 10 हो जाता है, यानी कि 10 दिन हो गए और उसकी अपेंडिसाइटिस हुई हुई थी। ठीक हो गया। फिर क्या होता है, फिर जनाब आपका अपेंडिकुलर मास
एपेंडिकुलर मास प्लस उसके फीवर प्लस उसके अब्सेस, ठीक है, ये बनना शुरू कर दो। और इसके रिगर्स और चिल्स होते हैं, यानी कि आपका अपेंडिकुलर मास आपके अपेंडिकुलर मास आपके अपेंडिकुलर अब्सेस में चेंज होता है। बस आप इतना अपने माइंड में रख लें, अपेंडिकुलर मास जो होगा वो किसके अंदर चेंज होगा, आपके अपेंडिकुलर अब्सेस के अंदर चेंज होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा है जिसको जनाब एक तरह की अपेंडिसाइटिस थी और उसको 3 दिन हो गए, डॉक्टर ने कहा कि आराम से बैठो, टेंशन नहीं लेनी है जनाब, मजे करो, और उसके बाद वो 3 दिन के बाद क्या बन जाएगा, वो जनाब उसका जो मास होगा वो बढ़ता रहेगा और मसल रिजिडिटी होगी, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा पेन होगी। जब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि डे 5 हो गया, 5 दिन हो गए, तो वो जो राइट इलियक फोसा पर जो मास है वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा, लेकिन पेन कम हो जाएगी यहाँ पर। और जब डे 10 हो जाएगा तो आपका ये अपेंडिकुलर मास जो होगा वो अपेंडिकुलर अब्सेस के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आपके एक तरह का अपेंडिकुलर अब्सेस के अंदर चेंज हो जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अपेंडिकुलर अब्सेस के अंदर आप ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते होते हो, आपने कहना है ओशनर श्रीन रिजीम करती है। क्या करती है, आपका वर्ड कुछ अजीब सा है, आपने क्या कहना, ओशनर, ओएशनर, और उसके बाद आपने क्या कहना है, एक तरह का श्रीन, उसके बाद आपने रजीम। ठीक है, ये आप ओशनर श्रीम रजीम, ये एमसीक्यू आता होता है कि ओशनर श्रीम रजीम आप किस में करते होते हो, तो आपने कहना अपेंडिकुलर अब्सेस के अंदर हम करते हैं। किसके अंदर करते हो, सॉरी अपेंडिकुलर मास के अंदर, अपेंडिकुलर मास के अंदर हम करते होते हैं, जिसको हम कहते हैं ओशनर श्रीम रजीम। देखें इस बात को आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टोमिक शरीफ हो गया, ये जनाब आपका एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये जनाब एक तरह का अपेंडिक्स यहाँ पर होगी, ठीक है। आप समझे कि यहाँ पर इस लेवल पर क्या आपकी एक तरह की अपेंडिक्स है, और ये अपेंडिक्स जो है वो जनाब आपकी एक तरह की इन्फ्लेम हो चुकी है, ये एक तरह का मास बन चुका है, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, एक तरह का मास बन चुका है। ये जनाब आपका सर्जरी के अंदर, अभी हम डिटेल के अंदर जा रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे ये सर्जरी का टॉपिक खत्म होता है फिर देखते हैं आगे। ये मास बन चुका है, इस वक्त इसका ऑपरेशन करना चाहिए। कभी भी अपेंडिकुलर मास जब बन जाता है हम कभी भी ऑपरेशन नहीं करते होते, क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको हाथ लगाएंगे ना तो ये रप्चर हो जाएगा, और जब ये रप्चर होगा ना, इसके अंदर तो सारे फीसिस हैं, तो फीसिस जनाब आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। सारा जो गंदा मुआद है वो आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स जो होंगे वो जनाब आपकी पेरिटोनियम में आ जाएगा, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, जिसकी वजह से जनाब आपके ब्लड के अंदर सारा फीसिस चले जाएंगे और पैथोजन आपके फीसिस के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर बंदा कोमे में ही जाता है, ठीक होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब किसी बंदे को पेंडिकुलर मास बन जाता है हम उसको ऑपरेट नहीं करते, तो भाई हम करते क्या है, हम उसको एंटीबायोटिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आपकी एंटीबायोटिक, कम से कम 3 डेज के लिए, ताकि ये मास जो है वो कम हो सके, मास जो है वो क्या हो सके, एक तरह का कम हो सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, नील पर ओरल कर देते हैं, हम उसको कोई चीज खुलाते नहीं है बल्कि इंट्रावेनस उसको चीजें देते हैं। ये नहीं है कि हाँ जी जनाब हम उसको कहेंगे जनाब रोटी भी खाई जा, पानी भी पिए जा, ऐसा हिसाब नहीं होता। हम उसको अपने पास रखते हैं, जब हम उसको पास रखते हैं हम उसको कोई चीज खाने नहीं देते, हम उसको जनाब इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं, ठीक हो गया। साथ उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि ये कम हो सके, और खुराक जो होती है उसकी क्या होती है, एक तरह की इंट्रावेनस फ्लूइड्स के थ्रू होती है। और जब फॉर एग्जाम्पल उसका एक तरह का ये सिस्टम सही हो जाता है, अपेंडिकुलर मास कम हो जाता है, मास कम हो जाता है, फिर हम अपेंडिक्टोमी करते होते हैं। अपेंडिक्टोमी तब आपने करनी है, पहले आपने अपेंडिक्टोमी नहीं करनी। अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं करनी, आपने कहना कि भाईजान मास बना हुआ है वो फटने को है, अगर हम थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो इसकी वजह से तो रप्चर हो जाएगा। जब ये रप्चर होगा तो इसके अंदर जो अब्डोमिनल कंटेंट्स है वो बाहर निकलेंगे, जब ये अब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर निकलेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि सॉरी नॉट अब्डोमिनल कंटेंट, फिकोलिथ कंटेंट्स जो होंगे वो बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तरह का सारी जो आपके अब्डोमिनल ऑर्गन्स है वहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह का फीसिस होता रहेगा, ठीक होगा। अब हम आते हैं जनाब आपका एक तरह का अपेंडिकुलर अब्सेस क्या होता है। अपेंडिकुलर मास आपका हो गया, अपेंडिकुलर मास के अंदर आपने जो बातें याद करनी, अडीमा एक, सिकलवाल दो, उसके बाद आपने क्या कहना है कि एक तरह का नंबर थर्ड जो पॉइंट होता है उसको हम कहते होते हैं इन्फ्लामेटरी फ्लूइड्स मोमेंटम का, ठीक होगा। ये 3 दिन, अगर फॉर एग्जांपल 3 दिन अपेंडिसाइटिस को होगा, उसके अंदर जो मास बनता है उसको पेंडिकुलर मास कहते होते हैं। सबसे पहले मास बढ़ता होता है, फिर रिजिडिटी भी बढ़ती है डे 3 के ऊपर। जब 5 दिन हो जाते हैं रिजिडिटी कम हो जाती है, मास बढ़ता रहता है। जब 10 डेज हो जाते हैं तो जनाब आपका अब्सेस बन जाती है। लेकिन जब भी मास हो हम ट्रीटमेंट में कभी भी सर्जरी नहीं करते, हम एंटीबायोटिक यूज करते होते हैं और हम नील पर ओरल करके हम इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते होते हैं। अब हम आते हैं आपका अपेंडिकुलर अब्सेस क्या होता है। अपेंडिकुलर अब्सेस क्या है, अपेंडिकुलर अब्सेस कि इसको हम क्या कहते होते हैं, अपेंडिकुलर अब्सेस क्या होता है। अब हम इसको देख लेते हैं, अपेंडिकुलर अब्सेस के बारे में बात करते हैं। देखें अपेंडिकुलर अब्सेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना कि एक पेशेंट था उसको हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, उसके बाद रिगर,
प्लस आपके क्या एक तरह के चिल्स हैं, रिगर्स है, चिल्स हैं, हाई ग्रेड फीवर है। एक बात अपने माइंड में रख लें, हमेशा अब्सेस के साथ हाई ग्रेड फीवर होता है। अगर किसी बंदे को बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है ना, तो इसका मतलब उसको अब्सेस है। जहां पर भी क्वेश्चन अब्सेस आ जाएगा ना, तो आपने आंखें बंद करके लगाना है हाई ग्रेड फीवर। अगर अपेंडिकुलर अब्सेस आ रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या कहना है कि एक तरह का आपका हाई ग्रेड फीवर है। तो यहाँ पर जब हम अपेंडिकुलर अब्सेस की बात करेंगे, तो आपने कहना है हाई ग्रेड फीवर नंबर 1, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है रीगर, उसके बाद आपने क्या कहना है एक तरह का चिल्स। ये तीनों चीजें, और इसके साथ राइट इलियक फोसा पेन, राइट इलियक फोसा पेन, अगर ये चारों चीजें लिखी होती है ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आपने कहना अपेंडिकुलर अब्सेस है। और अपेंडिकुलर अब्सेस जो होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है इंसिजन और ड्रेनेज। किसी भी जगह पर अगर अब्सेस हो जाए, उसका मेथड ये का ट्रीट करने का, वो कौन सा मेथड है? इंसिजन प्लस ड्रेनेज। ये सिर्फ 2 मेथड होते हैं ये जनाब आपके ट्रीट करने के होते हैं। और ये था जनाब सारे का सारा टॉपिक आपका अपेंडिसाइटिस का। कोई ऐसा बच्चा जिसका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, वो अपेंडिसाइटिस में से पूछ सकता है। कोई भी पॉइंट आपका रहता हो, वो आप अपेंडिसाइटिस में से पूछ सकते हैं। शाबाश।